नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल GS बाई NS में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने यहाँ पर हिस्ट्री के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने एनिसेंट हिस्ट्री है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है और इंडियन मेडिवल हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री के हम अब तक टोटल 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है आपका मुगल सल्तनत के बारे में। तो आपको पता ही है कि अगर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मुगल सल्तनत की वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है, उससे आप जो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देख सकते हो। तो इससे पहले अगर मैं आपको एक छोटा सा जल्दी से रिवीजन देना चाहूँ कि अब तक हमने क्या क्या किया है पहले 7 लेक्चर में, तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें तो हमने जो आपके इस्लाम की हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर में आपके 4 खलीफेट बनते हैं और उन्हीं में से आपका एक खलीफेट है वो आपका क्या करता है, इंडिया के ऊपर कॉन्क्वेस्ट के लिए आपके जो मोहम्मद बिन कासिम हैं उनको भारत की तरफ भेजता है और वहां पर वो क्या करते हैं 712 ईस्वी के अंदर आपके सिंध के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब 700 से लेके जो आपकी 1200 तक का टाइम है, अगले 500 साल तक राजपूत हैं ये उनको वहीं पर रोके हुए रखते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो अरब हैं वो आपके तुर्क रीजन के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं और वहां से आपके जो तुर्किश इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है इंडिया के ऊपर, अरब और तुर्किश। तो ये तुर्किश इन्वेजन बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि जो आपके मोहम्मद गजनी थे और मोहम्मद गोरी थे ये आपके दोनों के दोनों आपके तुर्क वाले रीजन से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए हमारे इंडिया के ऊपर ये आपका तुर्क इन्वेजन होता है। फिर उसके बाद जो आपका मोहम्मद गोरी है इसका जो लास्ट जर्नल होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ही आपका क्या करता है जब ये मर जाता है 1206 में, तो वो इसको अपने आप से इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और वो क्या करता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। फिर आपकी 1200 से लेके 1500 के तक के टाइम के लिए आपकी दिल्ली सल्तनत चलती है। अब 1526 के अंदर फाइनली आपका क्या होता है, जब आपका लोदी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी क्या करता है, आपको बताया ही गया था लास्ट लेक्चर में कि ये आपका बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला आदमी होता है और ये बहुत ही ज्यादा अपने जो नोबल्स होते हैं उनकी बेइज्जती कर देता है कहीं पर भी। तो अब उसी चीज से परेशान होके पंजाब के गवर्नर हैं जो क्या करते हैं, बाबर को भारत में इनवाइट करते हैं और यहां से आपकी देख सकते हो 1526 में बाबर की एंट्री है वो आपकी हो जाती है। बस उससे पहले हमने 2 लेक्चर हैं, एक तो आपका विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ा था। तो ये ऊपर वाले जो 5 या 6 लेक्चर 5 लेक्चर हैं उनमें तो हमने पढ़ा था नॉर्थ इंडिया के बारे में, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में चल रहा था तो उसी टाइम पीरियड पे आपका साउथ इंडिया के अंदर आपका विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर है, ये आपके बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो एक लेक्चर में हमने इनके बारे में पढ़ा और इसी टाइम पीरियड पे आपका 7 से लेके 17वीं सेंचुरी तक एक सूफीज्म और भक्तिज्म का मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो एक लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया है। तो टोटल ये 7 लेक्चर थे। अब 8वां लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मुगल सल्तनत के आपके जो 2 पहली पर्सनैलिटी हैं, एक तो आपके बाबर और दूसरे हैं आपके हुमायूं, तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। तो बाबर का जो पूरा नाम है वो है आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये 1526 के अंदर आपके इंडिया में एंट्री करते हैं और 30 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये आपके जो सेंट्रल एशिया का फरगना वाला रीजन है ये वहां से आते हैं आपके। अगर मैं इसको मैप पे दिखाना चाहूं तो आप ये देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं पर आपका ऊपर जो ये अफगानिस्तान से ऊपर वाला जो सेंट्रल रीजन है, जो आज के दिन हम इसको कंट्री के नाम से जानते हैं उज्बेकिस्तान, तो कहीं ना कहीं ये वहां से आपके इंडिया की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो ये वहीं पर आपके इंडिया के अंदर ही वहीं पर आपका जो रीजन है फरगना, वहां से इनका मतलब कि बर्थ हुआ और बर्थ होने के बाद ये आपके अफगानिस्तान वाले रीजन के ऊपर रूल करते थे। अगर हम इनके फादर की बात करते हैं तो फादर इनके एक तुर्क कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और मदर है वो आपके मंगोल कम्युनिटी से। तो ये तुर्कों के और मंगोल के बारे में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से जो पुराने लेक्चर उनके बारे में डिस्कस से बता चुका हूं, तो अगर कोई डाउट है तो आप एक बार उन लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जब ये आपके फरगना से आते हैं तो फरगना में आने से पहले ये आपके एक समरकंद नाम का रीजन है आपका अफगानिस्तान के अंदर ही, तो इसको ये 3 बार कैप्चर करते हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि 1526 में जिस टाइम पे बाबर भारत में आए थे उसमें आने से पहले इनकी जो पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो आपकी चलती है एक पर्सनैलिटी जिनका नाम है मोहम्मद शहबानी खान। और अगर आपकी हॉटस्टार के ऊपर एक सीरीज भी है बाबर नाम से जो आई है, अगर कोई बंदा उसको देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो वहां पर इसकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है उसको बहुत ही बढ़िया से डिटेल में बताया गया है।
तो शहबानी खान के साथ इसके अटैक चलते रहते हैं। कभी ये समरकंद को कैप्चर कर लेता है, फिर वो क्या करता है फरगना के, सबसे पहले तो समरकंद क्या करता है फरगना के ऊपर आके कब्जा कर लेता है, फिर ये वहां से जान बचा के भागता है, ये आके समरकंद के ऊपर कब्जा कर लेता है, फिर शहबानी खान इसके ऊपर कब्जा कर लेता है समरकंद के ऊपर, ये जाके फिर से फरगना के ऊपर कब्जा कर लेता है, फिर शहबानी खान इसको जाके फिर से वहां पे हरा देता है। तो आप बोल सकते हो कि शहबानी खान इसके इतने पीछे पड़ गया था बुरी तरह से, ये जहां भी जाता है इसको बहुत ही ज्यादा टाइम हराता है, और इसको ये चीज फील हो जाती है कि मेरा अब यहाँ पर इस रीजन में रुकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शहबानी खान है वो मेरी जान का दुश्मन बन चुका है, जहां पर भी मैं जाता हूँ वो मेरे पीछे ही पड़ गया है। तो अब ये वहां से बिल्कुल निकलना चाहता था, और निकलने के लिए आप देख सकते हो कि सबसे बढ़िया रीजन उसको कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अगर वो यहां से अपना ईस्ट की तरफ चलेगा तो उसके सामने पूरा का पूरा जो इंडिया का रीजन है वो आपका सामने है। और इंडिया में स्टार्टिंग कहां से हो रही है? पंजाब से। तो पहले तो पंजाब का जो रूलर था आपका, जिनका नाम था आपका दौलत खान, ये इसके साथ इसकी एक दो बार लड़ाइयां हुई तो इसको एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन जब आपका इब्राहिम लोदी है, वो इस पंजाब के पावरफुल नोबल हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, तो दौलत खान की जब बेइज्जती कर देता है तो ये दौलत खान उससे क्या हो जाता है, नाखुश हो जाता है, और ये बाबर को इनवाइट कर देता है कि आप आओ और इंडिया के अंदर अटैक करो। सेम ऐसी कहानी आपको पीछे भी अगर आप एनिसेंट हिस्ट्री में जाते हो तो आपको देखने को मिलती है। वहां पर आपने क्या देखा था, सॉरी एनिसेंट नहीं, वो भी मिडिवल का ही पार्ट था, मिडिवल की स्टार्टिंग। वहां पर क्या होता है, जब आपके राजा जयसिंह, तो जयसिंह आपके क्या करते हैं, वो आपके पृथ्वीराज चौहान से परेशान हो जाते हैं, उनसे नाखुश होते हैं, तो वो किसको इनवाइट करते हैं, मोहम्मद गोरी को। और वही सेम काम हमारे यहाँ पे दौलत खान करता है। दौलत खान भी जब आपका इब्राहिम लोदी से नाखुश होता है तो ये खुद तो इसके ऊपर अटैक कर नहीं पाता है, ये इनवाइट किसको करता है, बाबर को, कि आ जा और आके तू दिल्ली का ताज मेरे को दे जाइए। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? तो ये दिल्ली का ताज उसको नहीं देता है। तो सेम वही है, आपकी स्टेटमेंट कुछ होती है लड़ाई से पहले, लेकिन लड़ाई को जीतने के बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर जब ये दिल्ली में आता है, सॉरी इंडिया में आता है आपका बाबर, तो ये यहाँ पर इंडिया के अंदर 4 लड़ाइयां लड़ता है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो होगी आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर होता है, तो ये इब्राहिम लोदी के साथ होता है। और लोदी है वो आपका क्या है, एक अफगान रूलर है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपकी दूसरी लड़ाई होती है इनकी, वो होती है खानवा में। तो ये खानवा आपका आगरा के पास एक छोटा सा विलेज है, अगर आप देखो इस मैप में देखना चाहते हो तो ये है यहाँ पे खानवा। तो ये 1527 के अंदर यहाँ पर इसकी दूसरी लड़ाई होगी। ये आपका आगरा रीजन है, बिल्कुल आगरा के पास में एक छोटा सा गांव है, और ये आपकी लड़ाई होती है राणा सांगा के साथ। तो ये राणा सांगा आपके क्या है, राजपूत रूलर हैं। तो ये आसपास के जितने भी आपके राजपूत डायनेस्टी है उनके साथ मिलके मतलब कि ये आपके क्या करते हैं, बाबर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो आप बोल सकते हो कि 1526 वाली जो लड़ाई थी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी राजपूताना की, जो राजपूताना के साथ जो ये लड़ाई होती है राणा सांगा के साथ, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए ये मानी जाती है। और जैसे ही ये लड़ाई जीत जाता है तो ये माना जाता है कि अब नॉर्थ इंडिया के अंदर इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। अभी लड़ाई का रीजन क्या था खानवा में आपके राणा सांगा के साथ, तो राणा सांगा थे वो आपके लोदी को ही आपका क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत का रूलर मानते हैं, लेकिन बाबर ने आके उसको हरा दिया। तो इस वजह से ये आपके नाराज हो जाते हैं बाबर से और ये बाबर के साथ लड़ाई करते हैं। तो ये आपकी इस लड़ाई में भी आपके बाबर है वो जीत जाते हैं। उसके बाद 1528 में चंदेरी में होती है, मेदिनी राय है वो आपका विद्रोह करता है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए आपकी ये लड़ाई होती है। और फाइनली आपकी घाघरा के अंदर आपकी 1529 के अंदर, अब ये घाघरा कहाँ पे है, घाघरा आप देख सकते हो बिहार के अंदर एक आपकी नदी है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आपको गोगरा दिखाई दे रहा है, तो गोगरा को ये मतलब वो घाघरा बोला गया। तो ये आपका प्रेजेंट है आज का जो बिहार है। तो अब क्या होता है, जब ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है ना बाबर, तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो आपका बंगाल वाला रीजन है और जो उड़ीसा वाला रीजन है, तो इसके जो भाई होते हैं जो यहाँ पर जो और अफगान जो आपके बिलोंग करते हैं, तो ये अफगान सारे के सारे क्या करते हैं, यहाँ से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बाबर इनको भी यहाँ पे हरा के क्या करता है, तो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट इसने नॉर्थ इंडिया के ऊपर सारा का सारा कैप्चर कर लिया। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से आपका महमूद लोदी है जो आपका यंगर ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, वो अपने सारे अफगान रूलर को इकट्ठा करके क्या करता है, लड़ाई करता है इसके साथ, और यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाता है, हार जाता है।
फिर बाबर की डेथ हो जाती है और बाबर की डेथ के बाद उसका जो बेटा है आपका हुमायूं, वो आपका क्या करता है, पावर के अंदर आता है। लेकिन उससे पहले आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये आपके बाबर ने 4 साल के अंदर अंदर, आप समझ सकते हो, सबसे पहले इब्राहिम लोदी, इतनी बड़ी उसकी आर्मी थी, उसको हराता है। दूसरा आपके राणा सांगा जो आपके मेवाड़ के रूलर थे, उनको हराता है ये। और उसके बाद तीसरा आपका मतलब कि फिर से जो आपके ये आपके महमूद लोदी थे जो बंगाल वाले रीजन से बिलोंग करते थे, उनको हराता है। तो इनकी आर्मी बहुत छोटी थी, लेकिन ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम अगर किसी ने तोपों का यूज किया था, तोप खाने या तोप आपको पता ही होगा, तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस थे। अगर फेमस नहीं थे तो आपकी एक मूवी है क्रांति, तो आप क्रांति को देखना, वहां पे उस मूवी के अंदर आपकी जो तोपों की इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है। तो शत्रुघ्न सिन्हा है उसके अंदर, आपके दिलीप कुमार है, मनोज कुमार है, बहुत ही आपकी एक पेट्रोटिक मूवी है, देशभक्ति की मूवी है। आपको अगर टाइम मिले तो कभी आप उसको देख सकते हो। तो वहां पर जो तोपों को चलाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो सेम वही फर्स्ट टाइम जब इसको यूज किया था, और उसके साथ साथ आपके जो ये आपकी क्या करते थे, जो युद्ध के अंदर आपकी नई नई टैक्टिक्स यूज करते थे, नई रणनीति होती थी इनकी बिल्कुल। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सारी की सारी अपनी लड़ाइयां जीती हैं। अब उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम क्या है, बाबरनामा। उसको लिखा था इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन फाइनली उसको क्या करते हैं, तुर्की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो तुर्की के अंदर उसको बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी और कुछ नहीं है, जो आपका बाबरनामा जो पर्शियन लैंग्वेज में थी, उसी के तुर्की लैंग्वेज के अंदर जब कन्वर्ट किया गया तो उसका नाम क्या हो गया, तुजुक ए बाबरी। तो ये दोनों अलग अलग बुक नहीं है, बुक आपकी सेम है, दो अलग अलग लैंग्वेज में क्या हो गई है, ट्रांसलेट हो गई है। अब इस बुक के अंदर इन्होंने जो भारत का फ्लोरा और फ्योना है उसको बहुत ही ज्यादा आपका वो मेंशन किया है। तो फ्लोरा का तो मीनिंग क्या होता है, वनस्पति, जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं जिनके अंदर आपका इनको सजीव का एक तौर पे ही मतलब कि हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि इनके अंदर भी क्या है, जान होती है। और फ्यूना का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके जीव जंतु हैं, तो उन सभी के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन किया है। और ये चीजें यहाँ पर बाबर को इंडिया की बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। और सबसे बड़ी चीज इनकी जो राइटिंग है ना, जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखी है, वो बिल्कुल फ्रैंक राइटिंग है, बिल्कुल खुल के लिखा है इन्होंने, विदाउट एनी हाइपरबोला, कोई भी अतिशयोक्ति ये नहीं है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखा है। जैसे नॉर्मल आदमी अपने मतलब की लाइफ के बारे में जो बातें करते हैं दो फ्रेंड, तो सेम उन्होंने अपनी बायोग्राफी के अंदर बिल्कुल सेम उसी टाइप से चीजों को यहाँ पे लिखा है। अब हम बात करते हैं, तो इसके मरने के बाद 1530 में इसका जो बेटा है हुमायूं, वो आपका रूल के अंदर आता है। और 1530 से लेकर 40 तक 10 साल तक ये आपका क्या होता है, पावर में रहता है। तो ये सबसे बड़ा बेटा था इसका। तो टोटल आपके क्या होते हैं, 4 बेटे होते हैं बाबर के। तो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, हुमायूं का आपका जो दूसरा नाम है वो है आपका नासिर उद्दीन मोहम्मद। तो ये उसका पूरा नाम है, लेकिन जब वो पावर पे आता है तो वो अपना नाम चेंज करके लग देता है हुमायूं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करना चाहूं तो हुमायूं जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है सौभाग्य। लेकिन ये माना जाता है कि मुगल सल्तनत के अंदर कोई सबसे ज्यादा बदकिस्मत अगर कोई राजा हुआ है तो वो आपका हुमायूं हुआ है। इसने अपनी पूरी उम्र के अंदर बिल्कुल अपना मतलब कि जो खाना बदोशों वाला जीवन है वो ही व्यापन किया है। एक तो सबसे पहले तो ना इसके तो कोई इसका भाई या इसका सगा संबंधी वो इसको साथ देता है। पूरी उम्र ये भटकता रहता है, जब से राजा बना था आप राजा मान सकते हो उसको, लेकिन ये इतना ज्यादा भटकता है। और फाइनली जब ये अपना 1555 के अंदर जब ये इंडिया के अंदर अपने रूल को एस्टेब्लिश कर लेता है ना, तो उससे अगले साल इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती भी कैसे है, आपकी सीढ़ियां थी लाइब्रेरी की, उनसे नीचे उतर रहा था और वहां से लड़खड़ा के नीचे गिरा और गिरते इसकी डेथ होगी। तो इसकी डेथ के ऊपर आपके एक बहुत ही फेमस आपके हिस्टोरियन हैं, तो देखो उन हिस्टोरियन ने ये चीज लिखी भी है। उन्होंने आपको क्या बताया है कि पूरी उम्र ये अपनी लड़खड़ाता रहा, ही टम्बल्ड थ्रू द लाइफ, और फाइनली वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या हो गया, मर भी गया। तो आप समझ सकते हो उससे उसकी इंपॉर्टेंस। तो ये देखो आपकी शेर मंडली लाइब्रेरी है पुराना किला के अंदर, तो वहां पर 1556 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो आपके हुमायूं के बारे में। तो जैसे ये आपके रूलर बनते हैं, तो ये रूलर बनते ही आपका जो काबुल और कंधार वाला रीजन है वो अपने छोटे भाई कामरान को दे देते हैं, संभल वाला जो रीजन है वो अक्सारी को दे देते हैं, और अलवर वाला जो रीजन है वो आपके हिंडल को दे देते हैं। तो ये इसके 3 भाई थे, तीनों भाइयों को इन्होंने क्या किया, पूरे मुगल सल्तनत जो इतनी बढ़िया से बाबर ने एस्टेब्लिश की थी, इन्होंने उसको क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये इसका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। अगर आप समझ सकते हो, आपके पास एक जो
एकता में बल है, ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। अगर 4 लकड़ियों को कोई एक साथ तोड़ेगा तो वो उनको नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन अगर चारों को आप एक एक करके तोड़ोगे तो उनको तोड़ना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे ये आपका रूल में आता है तो गुजरात और बिहार से इसको बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। सबसे पहले गुजरात के अंदर तो क्या होता है, आपके बहादुर शाह होते हैं, वो इनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। बाबर के मरते ही, बाबर से तो ठीक है वो डर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने जब पूरे मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उन्हीं को हरा दिया था, तो गुजरात के अंदर से वहां से उनको ज्यादा आपकी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे उनकी डेथ होती है तो हुमायूं के राजा बनते ही सोचते हैं क्या पता कैसा होगा, तो वो क्या करते हैं, इसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। लेकिन हुमायूं उनको क्या कर देता है, हरा देता है और गुजरात को जीत के अपने छोटे भाई को दे देता है, उसका वहां का गवर्नर बना देता है कि आप एक काम करो, यहां पर राज करो। और उसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह है वो उसको फिर से कैप्चर कर लेता है। कैप्चर कैसे करता है, हुमायूं उसको देके वो दूसरी तरफ चल पड़ता है, बिहार की तरफ। बिहार के अंदर आपकी एक दूसरी पर्सनैलिटी होती है, शेर खान। अब याद करो बाबर ने क्या किया था, 1530 के अंदर वहां पर अफगान रूलर को महमूद गोरी बोल रहा हूं आपका, महमूद आपके जो ये हैं, इनका नाम है आपका महमूद लोधी। तो लोधी को वहां पे हरा दिया था, और हराने के बाद उनकी ही पावर के अंदर जो उसके बचे कुछ जो सैनिक थे आपके लोधी डायनेस्टी के, वो सारे के सारे अफगानों को इकट्ठा करके जो शेरशाह है वो आपका क्या करता है, बिहार से विद्रोह स्टार्ट करता है। तो ये शेरशाह को यहाँ पर तो गुजरात को तो जीत लेता है। अब गुजरात को जीत के किसकी तरफ चल देता है, इसकी तरफ चल देता है। यहाँ पर आप अगर मैप में देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो कि इसकी जो कैपिटल थी वो कहां पे थी, दिल्ली में थी। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, गुजरात की तरफ आता है, गुजरात के विद्रोह को ये दबा देता है और उसका एरिया कैप्चर करके बहादुर शाह से अपने भाई को देके जैसे ये यहां से निकल के चलता है बिहार की तरफ कि आज अब मैं तेरे को देखूंगा शेरशाह को, तो यहां पर तो बहादुर शाह क्या करता है, इसके बाहर निकलते ही वो फिर से एरिया को कैप्चर कर लेता है। इसके भाई थे वो इतने ज्यादा मतलब कि इतने अच्छे रूलर नहीं थे। अब ये चलता है यहां पर, अब यहां पर शेरशाह इसको क्या कर देता है, हरा देता है। ये जाता तो क्या है, उस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि जब ये आपका जाता है वहां पे, तो इनकी चौसा के अंदर, चौसा आपका आज के दिन जो प्रेजेंट है यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वहां पर आपकी एक पड़ती है जगह। तो वहां पर क्या होती है, इनकी लड़ाई होती है चौसा के अंदर 1539 के अंदर। और ये लड़ाई आपकी क्या थी, शेरशाह जो आपका विद्रोह कर रहा था, हुमायूं उस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है यहां पर। लेकिन शेरशाह क्या करता है, यहाँ पे मुगल आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। अब वहां से हुमायूं किसी तरह से मुश्किल से अपनी जान बचा के भाग के आता है। अब जान बचा के भाग के आके वो अपने चारों भाइयों के पास जाता है कि भाई ऐसे ऐसे देखो, मेरा तो सारा का सारा राज्य छिन गया है, मैंने तुम्हारे को सबको राज्य दिया था, तो एक काम करो तुम मेरी मदद करो शेरशाह को हराने में। लेकिन सारे के सारे भाई हैं वो इसको मना कर देते हैं। फिर फाइनली आप यही क्या करता है, अपने बची कुची जो आर्मी होती है उन सभी को इकट्ठा करता है और 1540 के अंदर फिर से जाता है शेरशाह के पास, कन्नौज के अंदर। ये कन्नौज आपका यूपी के अंदर आपका लाई करता है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो कन्नौज के अंदर ये क्या करता है, फिर से अपनी दूसरी लड़ाई भी हार जाता है और यहां पर शेरशाह इसको बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। अब हारने के बाद ये अपनी जान बचा के क्या करता है, 15 साल के लिए यहां से भाग जाएगा। तो 1540 से लेके आपका जो 1555 है, 40 से 55 आप समझ सकते हो, ये जो 15 साल का टाइम पीरियड है, तो इसमें भारत के अंदर मुगल सल्तनत है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये भाग के कहां पे जाता है, पर्शिया चला जाता है। पर्शिया आज का जो आपका प्रेजेंट डे ईरान है, तो ये ईरान के अंदर भाग के चला जाता है। ये यहाँ पे आपका जो हुमायूं है, थोड़ी देर के लिए, अब आपको अगले आने वाले 15 साल तक हुमायूं अब आपको इंडिया में नहीं दिखेगा। अब 15 साल तक कौन आता है, 15 साल तक आता है आपकी सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी, सुना है ना नाम आपने उनका। तो अब ये आपका सुर इंटीरिगम आ जाता है। इंटीरिगम का मीनिंग क्या होता है, कोई भी आपका जो एक शासनकाल है वो चलता आ रहा था और आगे भी सेम आपका वही शासनकाल चलता आ जाए, लेकिन बीच के कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी कोई एक अलग डायनेस्टी आके अगर उस रीजन के ऊपर रूल करती है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रम। तो अब ये आपका क्या है, 40 से लेके 55 तक जो 15 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें आपका क्या होता है, सुर डायनेस्टी आ जाती है। तो सुर डायनेस्टी के फाउंडर कौन है आपके, शेरशाह सूरी। पहले इनको फरीद के नाम से जाना जाता है और ये आज के दिन जो बिहार का आपका सासाराम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये आपके बिलोंग करते थे। उसके बाद इन्होंने 1540 के अंदर दिल्ली की गद्दी पर बैठे और बैठते ही ये क्या करते हैं, राजपूत हैं, वो पहले से ही आपके बाबर से हार चुके थे, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपना क्या होते हैं, पावर में आना चाहते हैं। तो ये आपके क्या करते हैं, राजपूतों के साथ लड़ाई करते हैं और राजपूतों को वहां पे ये बुरी तरह से हरा देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, पंजाब, सिंध, मालवा, मुल्तान, बुंदेलखंड, आप समझ सकते हो कि मोस्टली आपका जो दक्कन रीजन है और दक्कन के साथ साथ आपका पूरा का पूरा आपका नॉर्थ इंडिया, उसको इन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया।
और ये सिर्फ 5 साल तक ही जीवित रहते हैं अपने मतलब की लाइफ टाइम के, मतलब की 40 में राजा बने थे, 40 से लेके 45 तक सिर्फ 5 साल तक इन्होंने क्या किया, रूल किया। लेकिन उन 5 साल में इन्होंने अपना बहुत ही जबरदस्त ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको तैयार कर दिया था। फिर फाइनली आपका 45 के अंदर क्या होता है, बुंदेलखंड के अंदर जब ये कैप्चर करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कालीनगर में आपकी जो तोप है उसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से आपके जो शेरशाह है इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद इनका जो बेटा है आपका वो पावर के अंदर आता है। तो यहां पर आप ये रीजन देख सकते हो, बाबर के टाइम पे ये रीजन सिर्फ क्या था, ये वाला रीजन था, लेकिन इसने क्या किया, आपका दक्कन वाला रीजन है इसको कैप्चर कर लिया। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो चलो ये तो बाबर ने कैप्चर ही कर रखा था, और ये वाला पूरा का पूरा रीजन है वो आपका कैप्चर कर लिया। तो आप समझ सकते हो जो अब अगर आपका हुमायूं दोबारा आता है वो 1 साल के लिए आएगा, तो अकबर को जो राज्य आपका मतलब कि बेस बना के जो दिया है वो आपके शेरशाह सूरी ने दिया है। मैं अगर ये वर्ड बोलता हूं तो ये बिल्कुल सही है जी। आपके हुमायूं हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल रूलर नहीं थे, अगर वो आपके इन 15 साल तक रहते तो वो इतना बढ़िया बेस शायद यहां पर ना बना के दे पाते। लेकिन इसने जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो इतना बढ़िया तैयार कर लिया कि उसी सेटअप, वो आपको सेटअप तैयार हुआ क्या हुआ, अकबर को मिल गया। बाकी अकबर भी आपके बहुत बढ़िया रूलर थे, उन्होंने उस सेटअप को क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो ये आपका समझ सकते हो अब यहां से। अब उसके बाद अगर इसकी जो इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है आपको बताया जा रहा है, तो एक बार उस प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने रिवेन्यू और फाइनेंस के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा था, उसका नाम क्या था, दीवाने वजीरत, और इसको जो वजीर है वो हैंडल करता था। इंचार्ज ऑफ आर्मी को कौन क्या कहते थे, दीवाने अरीज। फॉरेन मिनिस्टर को बोलते थे दीवाने रसालत, और आपका जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है इसको बोलते थे दीवाने इंसा। ये देखो सारे के सारे आपके क्या हैं, 1526 तक यहाँ पे कौन सा रूल चले आ रहा था, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के जो सबसे लास्ट रूलर थे वो कौन थे आपके, लोधी। और ये भी क्या है, एक अफगान रूलर ही है आपके। तो उससे आप समझ सकते हो कि जो सारे आपको जो ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आपके मुस्लिम उससे ही बिलोंग करते हैं आपके। तो ये अफगान जब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो सारे वर्ड आप ये समझ सकते हो उससे। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपके एक नए सिल्वर कॉइन की आपको इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, जिनका नाम इन्होंने रखा दम। और ये दम है ये आपके 1835 तक भी आपके क्या थे, सर्कुलेशन के अंदर चलते रहे हैं। तो 1400 में इन्होंने देखो आप समझ सकते हो 1450 के अंदर, और 1450 से लेके 1850 तक, तो समझ सकते हो लगभग 400 साल तक इनकी डेथ के बाद भी ये सिक्के हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 17 सरकार के अंदर डिवाइड कर दिया। ये देखो सेम वही चलेगा आपका। उस सबसे ऊपर क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर के नीचे आपके प्रोविंस आ जाते हैं, प्रोविंस के नीचे आपके क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपकी तहसील आ जाती हैं, और तहसील के नीचे आपके क्या आ जाते हैं, विलेजेस आ जाते हैं। तो ये पूरा सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो आपका बिल्कुल एज इट इज वही चलता आएगा, डिफरेंट किसी ने कुछ नहीं किया। बस इसने क्या था, उसको मेंटेन बहुत बढ़िया से कर दिया। तो देखो वही चीज लिखी हुई है कि 47 सरकार में डिवाइड कर दिया। हर सरकार के अंदर जो आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम था वो चीफ सिकदार लगा था। चीफ मुंसिप होता था वहां पे जो एज ए जज काम करता था हर सरकार के अंदर। और हर सरकार को फिर क्या है, लेटर उनके परगना में डिवाइड कर दिया जाता था। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंस ना बना के उन्होंने इसको क्या बोल दिया, सरकार बोल दिया। सरकार के नीचे क्या है, आपके परगना है, और परगना के अंदर आपका एक सिकदार होता था, एक अमीन होता था, एक फोटेदार और एक आपका कारुकुन। तो कारुकुन का तो मीनिंग क्या है, अकाउंटेंट। फोटेदार का मीनिंग है जो आपका ट्रेजर होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अमीन, तो अमीन का मीनिंग क्या है, जो लैंड रेवेन्यू को देखता है। और सिकदार आपका क्या करता है, मिलिट्री ऑफिसर होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू की। तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू से जो भी आपका जो भूमि से इनको जितना भी आपका आमदनी होती थी उसको इन्होंने बहुत बढ़िया से आपका ये मेंटेन किया। तो इसको मेंटेन करने में सबसे मेन हाथ किसका है, टोडरमल का। याद करो, अब इसके एक्सपायर होने के बाद, सुर एम्पायर के बाद आपके अकबर आएंगे, और अकबर ने अपने नवरत्न बनाए थे जिनमें से बीरबल और टोडरमल जो दो आपके हैं ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये टोडरमल आपका है, ये आपके देखो सूरी डायनेस्टी से ही चलता हुआ आ रहा है। तो इसी ने क्या किया था, पूरी जो लैंड का सर्वे किया, और लैंड की सर्वे करने के बाद उसको 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। ये अच्छी लैंड है, अच्छी लैंड का मीनिंग क्या है, इसको साल में हम 2 बार जोत सकते हैं। ये आपकी मिडल लैंड है, साल में सिर्फ 1 ही बार जोता जा सकता है। और ये बैड लैंड है, बैड लैंड का मीनिंग क्या है, इसको 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर सिर्फ 1 बार ही इसको जोता जाएगा, और इससे जो प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ इतना ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या था, टैक्स फाइन कर दिए गए, फाइनल कर दिए कि भाई गुड के ऊपर आपका ज्यादा टैक्स लगेगा, मिडिल के ऊपर आपका थोड़ा सा कम टैक्स लगेगा, और बैड के ऊपर सबसे कम टैक्स लगेगा।
अब टैक्स लगाना इसने कैसे स्टार्ट किया, इन्होंने क्या किया, पट्टे पे देना स्टार्ट कर दिया। तो ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, पट्टा। तो पट्टा का मीनिंग क्या है, दी एरिया सोन, जितना एरिया आपका बोया जाएगा और उसके ऊपर कौन सी टाइप आपने फसल की बो रखी है, और फसल की बोने के बाद वहां से कितना जो रिवेन्यू है आपको वो सरकार को देना होगा। तो इसको एक पेपर के ऊपर लिख दिया जाता था, और पेपर के ऊपर जब इसको लिखा जाता था इसको बोल दिया जाता था कबूलियत। कबूलियत का मीनिंग क्या है भाई, एग्रीमेंट हो गया है फार्मर और फार्मर के बाद आपके जो ये गवर्नमेंट है उसके बीच में, तो उस एग्रीमेंट को तो कबूलियत बोला जाता था, और जो वो जमीन आपको दे दी जाती थी उस जमीन के रीजन को बोला जाता था पट्टा। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, तो इन्होंने आपकी यमुना नदी की किनारे पे जो आपका दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ही एक पुराना किला बनवाया, और आगे हुमायूं है, इसी पुराने किले की जो लाइब्रेरी है वहीं से गिर के आपका क्या होता है, एक्सपायर होगा। तो आप समझ सकते हो बनाया था शेरशाह सूरी ने और उसके अंदर जाके एक्सपायर हो गया आपका हुमायूं। तो पुराना किले की मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद इन्होंने सासाराम के अंदर एक मुसोलियम बनवाया। मुसोलियम क्या है, ये इनके जो बेटे आए हुए हैं शेरशाह सूरी के, उन्होंने बनवाया है अपने पिता की याद में। तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल एक मास्टर क्लास है आपका, जो आपका इंडियन आर्किटेक्चर है उसका। तो इसकी फोटो आप देख सकते हो और उसको समझ के देख सकते हो। तो ये आपका क्या है, एक मकबरा टाइप का ही है। मकबरे का मीनिंग क्या है, जो शेरशाह सूरी की कब्र है वो आपकी यहाँ पे है। तो ये आपका मुसोलियम है सासाराम के अंदर, क्योंकि सासाराम से ही आपके बिलोंग करते थे आपके शेरशाह सूरी, तो इसके बेटे ने उन्हीं की याद में यहाँ पे ये मकबरा बनवाया है आपका। उसके बाद आपकी जो पद्मावत है, जिसके अंदर जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं वो पद्मावती के रूप के ऊपर बहुत ही ज्यादा मोहित हो जाते हैं। तो आपकी जो ये बुक है वो इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पर कंप्लीट की गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत ज्यादा आपके जो होटल होते हैं, आज के दिन आप उनको ओयो होटल आप जाते हो जगह जगह पे आपको देखने को मिलते हैं, तो सेम वैसे ही पहले आपकी क्या होती थी, सराय बनी होती थी। तो ये सराय इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा बनवाई है इस रीजन के अंदर। तो ये आपका सराय का मीनिंग क्या होता है, इन फॉर ट्रेवलर। अगर कोई ट्रेवलर है वो एक जगह से अगर दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है तो उसको रास्ते में जो ये आपकी होटलें मिलते हैं तो उनको इन्होंने क्या बोल दिया, सराय बोल दिया, धर्मशाला आपकी। उसके बाद इन्होंने कोस मीनार, ये इसकी देखो सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। आज के दिन आप जाते हो ना, सपोज करो आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाते हो, तो आप पानीपत पहुंच गए, पानीपत के बाद आप करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, तो वहां पर आपको जगह जगह पे ये आपके कोस मीनार लगे होते हैं कि भाई आप जहां पर जाना चाहते हो वो इतनी कोस की डिस्टेंस पे और रह गया है। तो वो जो आपके माइलस्टोन हैं वो इन्होंने ही लगवाए थे। उसके बाद इन्होंने जो रोड हैं वो आपके बेटर ट्रेड के लिए उनको बहुत ही बढ़िया से बनवाया। जो जीटी रोड है जो आपका, अगर आप देखते हो तो गुप्ता पीरियड के अंदर जिसको बनवाया गया था, तो उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे टाइप से रिपेयर करवा दिया। इन्होंने उसको बनवाया नहीं था, बनवाया था आपके गुप्ता एम्पायर के अंदर। गुप्ता एम्पायर कब था, आप देख सकते हो 300 बीसी के अंदर, और ये हम अभी कहां पे खड़े हैं, 1500 एडी के अंदर। तो 1500 एडी और बीसी के अंदर 1500 साल तो ये हो गए और 300 साल ये हो गए, तो टोटल 1800 साल पहले आपका जीटी रोड है, इसको बनाया गया था और इसने यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसको रिपेयर करवाया है। तो ये आप देख सकते हो। अब जैसे ही इनकी 1554 के अंदर डेथ होती है तो इनकी जगह पे इनका बेटा है फिरोज शाह, वो आपका पावर के अंदर आता है, और वो सिर्फ उस टाइम पे 12 साल का था। तो जैसे ही वो पावर के अंदर आता है तो उसी का एक जो आपका अंकल है आदिल शाह, वो उसको क्या कर देता है, मार देता है। अब आदिल शाह जैसे ही आपका पावर के अंदर आता है तो ये क्या करता है, हिंदू आपका एक मर्चेंट होता है जिसका नाम होता है हेमू। ये हेमू को क्या करेगा, पावर के अंदर, अपना पावर के अंदर तो क्या उसको अपना मतलब कि वजीर बना लेता है, और बाद में उसको आर्मी का कमांडर भी बना देता है। और ये आपका आदिल शाह अब क्या होता है, आप समझ सकते हो, देखो फिरोज शाह बना, उसको मार के आपका आदिल शाह बन गया। तो पूरी जो आपकी सूरी डायनेस्टी थी, तो इस सूरी डायनेस्टी के अंदर, इस क्लैन के अंदर आपकी एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। सिविल वॉर का मतलब क्या है कि आपकी फैमिली के अंदर आपस ही आपस जो लड़ाई हो रही है तो वो चल रही थी। तो आप समझ सकते हो कि जो आपका नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर आपका बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिचुएशन है वो खराब हो चुकी थी, और यहां पर आपके हुमायूं की दोबारा से रिटर्न होती है। तो ये आप हेमू को नाम याद रखना। बाबर जो है जब जैसे ही पावर में आएगा तो वो पावर में आते ही अपनी सबसे पहली लड़ाई इस हेमू के खिलाफ ही लड़ेगा। हेमू के खिलाफ क्यों लड़ेगा, आदिल शाह का तो अब क्या है, आपको मतलब कि हुमायूं आके मार देगा, फिर हुमायूं है वो आपका खुद मर जाएगा अगले साल ही सीढ़ियों से गिर के। तो पावर में कौन आता है, इसका बेटा बाबर आता है। अब बाबर के पावर में आता है जो आदिल शाह का जो रूलर ये था, सिपाही आपका जो आर्मी कमांडर था हेमू, तो ये आपका विद्रोह कर देता है और आगरा के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है।
तो बाबर की तरफ से जो बैरम खान है वो जाके इसके साथ लड़ाई करेगा और लड़ाई करके आगरा को कैप्चर करता है। और अगर आपने ये ऋतिक रोशन की मूवी आई थी बाबर, तो वहां पर आपने देखा भी होगा, तो जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो आपकी इन्हीं के बीच में होती है, बाबर के अकबर के बीच में। और अकबर के बाद दूसरी साइड से कौन लड़ता है? आपका हेमू। तो ये हेमू को वहां पर मार देता है। तो शायद अब आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हुमायूं के सेकंड वर्जन की। तो सेकंड वर्जन में आपको बताया ही था कि 1540 में तो बेचारा अपना किसी तरह से जान बचा के आपका पर्शिया भाग के चला जाता है। तो पर्शिया के अंदर आपके एक सफाविद डायनेस्टी के रूलर होते हैं जिनका नाम है आपका शाह थामसपद। ये शाह का मीनिंग क्या है? यहाँ पर पर्शिया के अंदर जितने भी आपके रूलर होते हैं ना, वो अपने आप को सुल्तान नहीं बोलते, उन्होंने अपने आप को जो नाम दिया हुआ है वो है आपका शाह। और ये सारे के सारे आपके क्या हैं? शिया डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बताया था ना आपको, मुस्लिम कम्युनिटी आपकी दो उसमें सेक्ट में डिवाइड हो गई थी, एक तो थी शिया और दूसरी थी सुन्नी। तो ईरान वाले रीजन के अंदर आपके क्या है? शिया। और इस शिया से इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो वर्ड है शाह, तो ये वो वर्ड यूज करते हैं। और जितने भी आपके सुन्नी वर्ड वाले हैं वो आपके क्या करते हैं? सुल्तान वर्ड का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो, सुल्तान और आपका शाह। तो शाह का मीनिंग क्या है? वो पर्शिया रीजन से बिलोंग करता है और वो क्या है? आपका शिया कम्युनिटी से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो अब ये क्या करता है? यहां से अपनी जान बचा के भाग जाता है। तो ये आपके ईरान के इस रूलर के पास जाके रुकता है, इसी का रिफ्यूजी बन जाता है। रिफ्यूजी का मीनिंग क्या है? जो किसी वॉर से आके अपना जगह को छोड़ के जहां पर कहीं दूसरे के पास जाके थोड़े टाइम के लिए शरण ले लेता है। तो शरणार्थी बोलते हैं इसको, रिफ्यूजी को। ठीक है। अब जब ये रिफ्यूजी के टाइम पे चलता है 1540 से लेके 55 तक, तो इसी टाइम पीरियड में आपका क्या होता है? 42 के अंदर अकबर का जन्म होता है। और इसकी जो वाइफ थी उनका नाम था हमीदा बानू बेगम। तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे भी आएगा ये नाम, मैं बताता हूं आपको कब आएगा। उसके बाद ये क्या करता है? जो ये शाह है, आपको ये मैं स्टोरी बता देता हूं कि ये ब्रोदर के ऊपर आके जब अटैक करता है ना काबुल और कंधार के ऊपर, ये ऐसे ही अटैक नहीं करता। शाह इसको क्या बोलता है, शेरशाह सूरी को, कि भाई तू एक काम कर, मैं तेरे को अपनी आर्मी दे दूंगा और तू काबुल और कंधार के ऊपर जाके अपने भाइयों के ऊपर अटैक कर। तेरे साथ तेरे भाइयों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया, लेकिन तू जैसे ही जीतेगा, जीतते ही तेरे को क्या करना पड़ेगा? जो कंधार वाला रीजन है वो मेरे को देना पड़ेगा और काबुल वाला रीजन है वो तू रख लियो। तो इसने हाँ भर दिया है। ये देखो आपका, अगर मैं ये आपको एम्पायर दिखाना चाहूं तो यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका ईरान का रीजन है। आज के दिन का आपको जो प्रेजेंट डे ईरान है वो ये है। अब ये ईरान भी क्या चाहता है? अपना साहबी, ये अपने एरिया को कैप्चर करना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये काबुल है और काबुल के साथ ही आपका ये दोनों के दोनों कंधार हैं। तो इन दोनों रीजन के ऊपर ये क्या करता है? आप अटैक करो, तो एक रीजन मेरे को दे दिए और दूसरे के ऊपर तू राज कर लियो, और उसके बदले में मैं क्या करूंगा? तेरे को आर्मी दे दूंगा। और उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गदर मूवी देखी है ना आपने? वो आपके सनी देओल को अमरीश पुरी बोलता है कि तुम्हें मुस्लिम बनना होगा। तो सेम इसके ऊपर भी यही कंडीशन लगा दी जाती है, बाबर के ऊपर भी, कि सबसे पहले तो तेरे को शिया में कन्वर्ट होना होगा, सुन्नी से, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, तेरे को कंधार को मेरे को देना होगा और काबुल को तू रख लियो। तो ये दो शर्त रखता है ये अपने उसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर, और उसको अपनी आर्मी दे देता है। इन दो शर्तों को मान के हुमायूं क्या करता है? फिर से दोबारा अपनी एंट्री लेता है और यहाँ पर उनके जो भाइयों का कब्जा था, जिस भाई को उन्होंने कभी काबुल को खुद ही दिया था, वो यहाँ पर दोबारा अपना कब्जा कर लेता है। और जीतते ही वो क्या करता है? शाह को बोलता है ले लेना अब आजा, नहीं लूंगा तेरे को, मना कर देता है उसको। और ये आप हिस्ट्री में पीछे भी ये कहानी सेम देख चुके हो। पीछे भी आपका पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे भी जयसिंह क्या बोलता है आपके मोहम्मद गोरी को कि तू जयसिंह को हरा और पृथ्वीराज चौहान को हरा के वो जो आपका दिल्ली की सल्तनत है वो मेरे को दे दी और बदले में तेरे को जो कुछ चाहिए होगा मैं दे दूंगा। लेकिन क्या मोहम्मद गोरी इसको देता है? तो ये चीज आपकी हकीकत है कि जितने ज्यादा धोखे आपके पुराने टाइम पे हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे वो आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद फिर ये क्या करता है? काबुल और कंधार के ऊपर कैप्चर करके 1555 के अंदर दिल्ली के अंदर आके कब्जा कर लेता है अपना। और दिल्ली के अंदर इसकी जो सुर डायनेस्टी है वहां पर इसकी बैटल होती है, बैटल ऑफ सरहिंद। तो ये सरहिंद के अंदर इनकी लड़ाई होती है, वहां पर ये आपका जीत जाता है और जीतने के बाद आपका ये राजा बन जाता है। फिर फाइनली 56 के अंदर सिर्फ एक साल ही भी नहीं हुआ था इसको पूरा, उस एक साल के अंदर ही आपका क्या हो जाता है? यहाँ से गिर के मर जाता है। और हिस्टोरियन ने लिखा ही था पूरी उम्र बेचारा लड़खड़ाता रहा, यहाँ से जान बचा के वहां भाग गया, वहां से जान बचा के यहाँ आया और फाइनली बेचारा लड़खड़ाते ही आपका मर गया है आपका। तो ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हुमायूं के टाइम पे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसकी एक मतलब की हुमायूं के बारे में लिखी गई इसकी बुक है हुमायूं नामा।
तो ये हुमायूं नामा इसकी जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखी है। और उसके बाद एक इसके हुमायूं टॉम्ब बनाई गई है। तो वो हुमायूं टॉम्ब आपकी किसने बनाई है? हमीदा बानू बेगम। ये हमीदा बानू बेगम कौन है? इनकी वाइफ है और अकबर की माँ है। बोला वो अकबर के टाइम पे बनाई गई है। तो ये देखो आप हुमायूं टॉम्ब की ये फोटो यहाँ पे देख सकते हो। और इस हुमायूं टॉम्ब को बोला जाता है ये प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल है। आगे चल के जो ताजमहल बनाया गया है ना, वो देखो कहीं ना कहीं दोनों की शेप, ऊपर आपका जो गुंबद है वो आप देख सकते हो, गुंबद के पास में ये वाली रीजन देखो आपके, ये देखो दोनों के दोनों सेम वैसे ही दिखाई दे रहे हैं आपको। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आप देखो एक बार, यही स्ट्रक्चर आपकी क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये बीच में आपका जो गेट है, गेट का देखो, तो वो आपकी क्या है, इसको प्रीकर्सर बोला गया है। और आगे साझा चल के हुमायूं के बाद वो आपका क्या करेगा, ताजमहल की निर्माण करवाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो आपका एम्पायर है, मुगल सल्तनत के पहले दो रूलर बाबर और हुमायूं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो चीजें अगर आपको पसंद आई है तो आप चीजों को लाइक करो, शेयर भी कर सकते हो उनको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ अगर आपको कोई भी कमी लगती है, उसको आगे आने वाले लेक्चर में जरूर ठीक किया जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।